क्या आपके शरीर में खून की कमी अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी बनी रहती है? क्या आपको बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है? क्या शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के साथ साथ अत्यधिक दर्द बना रहता है? क्या इन सब का कारण सिकलिंग तो नहीं? क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? क्यों होता है सिकल सेल एनीमिया? क्या क्या संकेत एवं लक्षण होते हैं सिकल सेल एनीमिया के? कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में? क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए एवं क्या क्या इलाज के विकल्प उपलब्ध हैं? आइए आज हम बात करते हैं इस बीमारी के बारे में जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित सहाय, एक रक्तदान विशेषज्ञ, स्टेम सेल विशेषज्ञ एवं रक्त रोग चिकित्सक वीवाई हॉस्पिटल रायपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक अर्थात आनुवांशिक बीमारी है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात रेड ब्लड सेल अपने कार्यकाल के पहले टूटने लगती है, जिसके कारण से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आनुवांशिक का मतलब होता है कि यह बीमारी कहीं ना कहीं आपको आपके माता पिता से मिली है और ये जनरेशन टू जनरेशन आपके फैमिली में रन करती है। अगर हम बात करें भारत देश की तो यह बीमारी ज़्यादातर मध्य भारत में पाई जाती है, जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कुछ हिस्से आंध्र प्रदेश के, कुछ हिस्से महाराष्ट्र के, कुछ हिस्से बिहार एवं झारखंड के। यह बीमारी ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन मतलब आदिवासी लोगों में पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण होता है कॉन्सेंगुइनस मैरिज मतलब कि सजाति विवाह। आइए अब हम बात करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है। हम सब जानते हैं कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसका काम होता है कि यह ऑक्सीजन को पकड़ करके शरीर के अलग अलग भागों में ले जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन को बनाने के लिए जो संकेत मिलते हैं वो हीमोग्लोबिन जीन देता है। हीमोग्लोबिन जीन मतलब कि डीएनए। सिकल सेल एनीमिया में इसी हीमोग्लोबिन जीन में जेनेटिक म्यूटेशन या फिर आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से अब जो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनता है वह एबनॉर्मल या असामान्य होता है, जिसके कारण से लाल रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदल लेती हैं। सामान्य तौर पर लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात रेड ब्लड सेल का आकार जो होता है वो बाइकॉन्केव या गोलाकार होता है एवं ये लाल रक्त कोशिकाएं फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। इसलिए जब भी इस प्रकार की लाल रक्त कोशिकाएं पतली पतली खून की नलियों में बहती हैं तो वह सिकुड़ करके अपना रास्ता बना लेती है। सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदल करके सिकल सेल या फिर हंसिया आकार ले लेती है, जो कि एक ठोस सेल होती है एवं चिपचिपी होती है, जिसके कारण से लाल रक्त कोशिकाएं आपस में चिपक करके खून की नलियों को ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर के आगे भाग को पर्याप्त हीमोग्लोबिन एवं ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और लोगों को दर्द का आभास होता है। इसे हम कहते हैं सिकल सेल क्राइसिस। रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनका लाइफ स्पैन या कार्यकाल या जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। 120 दिन के अंदर ये रेड ब्लड सेल जो होती है वो मर जाती हैं और हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जिसके कारण से हमारा शरीर इन लाल रक्त कोशिकाओं को रिप्लेस या प्रतिस्थापित कर पाता है। सिकल सेल एनीमिया में इन लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कम हो जाता है, 10 से 20 दिन रह जाता है, जिसके कारण से हमारा शरीर उनको रिप्लेस या प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है और हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में एक ऑर्गन पाया जाता है, अंग पाया जाता है जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, तिल्ली कहते हैं। स्प्लीन का मुख्य काम यह होता है कि वो जो पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं या फिर आकार बदली हुई लाल रक्त कोशिकाएं या मरी हुई लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसको ब्लड सर्कुलेशन से हटा देता है। पर सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है
कि जिस प्रकार से लाल रक्त कोशिकाओं का लाइफ स्पैन कम हो जाता है, 10 से 20 दिन हो जाता है, तो स्प्लीन का काम बढ़ जाता है। स्प्लीन को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके कारण से स्प्लीन अपना आकार बढ़ा देता है और इस चीज़ को हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगाले। आमतौर पर ये स्प्लीनोमेगाले सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स में पाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे माता पिता से बच्चों में सिकल सेल की बीमारी जाती है एवं कितने प्रतिशत बच्चों को संभावनाएं होती हैं सिकल सेल एनीमिया होने की। जैसे कि हमने बात करी कि सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक अर्थात आनुवांशिक बीमारी है जो कि माता पिता से बच्चों में जाती है। हीमोग्लोबिन जीन या फिर डीएनए जो होता है वही संकेत देता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनने के लिए। यही हीमोग्लोबिन जीन जो होता है वो माता पिता से बच्चों में जाता है। सिकल सेल एनीमिया में जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन का जीन होता है वो जब माता पिता से बच्चों में जाता है उसे हम ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और आपको ना तो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है ना ही आप सिकल सेल कैरियर हैं, तो आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन जीन का पैटर्न होगा, प्रतिरूप होगा, उसे हम AA के नाम से जानते हैं। अगर आप सिकल सेल के कैरियर हैं अर्थात आपको सिकल सेल ट्रेट है, इसका यह मतलब है कि आपको सिकल सेल की बीमारी नहीं है पर आप सिकल सेल के जीन को कैरी करते हैं, तो इस स्थिति में आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन का जीन होगा उसके पैटर्न को हम AS नाम से डिनोट करते हैं। अगर आपको सिकल सेल बीमारी है तो आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन जीन का पैटर्न होगा, प्रतिरूप होगा, उसे हम SS के नाम से डिनोट करते हैं। आइए अब हम ये पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर माता पिता दोनों कैरियर होते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन जीन के, तब यह संभावना होती है कि 25% बच्चे सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से ग्रसित हों, 25% बच्चे नॉर्मल हों एवं 50% बच्चे कैरियर हों या फिर उन्हें सिकल सेल ट्रेट हो। अगर माता पिता में से एक को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है और दूसरा नॉर्मल या सामान्य है तो सभी बच्चे कैरियर होते हैं। अगर माता पिता में से एक को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है और एक सिकल सेल कैरियर है, तब 50% बच्चों को संभावना होती है सिकल सेल एनीमिया की बीमारी होने की और 50% बच्चे कैरियर होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया से उत्पन्न होने वाले संकेत एवं लक्षणों के बारे में। पहला, जैसे कि हम जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से उत्पन्न होने वाले लक्षण मिलते हैं, जैसे कि अत्यधिक थकान होना, सुस्ती लगना, बेचैनी होना, चक्कर आना, सांस फूलना, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होना, घबराहट होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना एवं उस धड़कन को महसूस करना जिसे हम पाल्पिटेशन कहते हैं, शरीर में सूजन उत्पन्न होना एवं बच्चों में शारीरिक विकास में रुकावट आना। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में हेमोलाइसिस होता है, मतलब कि रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं। तो इस हेमोलाइसिस के कारण से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो होते हैं, पहला पीलिया होना, जिसमें हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, आँखों में एवं शरीर के स्किन में पीलापन दिखने लगता है, एवं दूसरा पित्त की थैली मतलब कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाना। तीसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं चिपचिपी हो जाती हैं, वो आपस में चिपक करके छोटी छोटी खून की नलियों को ब्लॉक कर देती है। इसे हम कहते हैं वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। इससे उत्पन्न होने वाले लक्षण हमको दिखाई देते हैं सिकल सेल एनीमिया में, जैसे कि अगर हड्डियों में खून की सप्लाई में रुकावट आती है तो अत्यधिक दर्द होता है, जिसे हम बोनी पेन कहते हैं। अगर लंबे समय तक खून की आपूर्ति में रुकावट होती है तो जो हमारी हड्डियां होती हैं वो सड़ने लगती हैं, जिसे हम बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस। अगर शरीर के अन्य अंगों में खून की आपूर्ति में रुकावट होती है, जैसे कि अगर ब्रेन या दिमाग में खून की रुकावट होती है
तो हमें स्ट्रोक के लक्षण मिलते हैं, जैसे कि पैरालिसिस। अगर छाती में, फेफड़ों में खून की आपूर्ति में रुकावट होती है तो यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसे हम कहते हैं अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। इसमें अत्यधिक छाती में दर्द होता है एवं सांस लेने में तकलीफ होती है। निमोनिया होने की चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके लिए तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अगर हम बात करें हार्ट या दिल की, तो खून की आपूर्ति की रुकावट में हार्ट अटैक के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट की। पेट की जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती है, अगर वहाँ पे खून की रुकावट हुई तो वह आंतें सड़ने लगती है, जिसे हम इस्चीमिया कहते हैं। इसमें इंसान को अत्यधिक पेट में दर्द होता है। किडनी की बात करते हैं तो किडनी में माइक्रो सर्कुलेशन, छोटी छोटी खून की नलियाँ होती हैं। अगर वहाँ पे ब्लॉकेज होता है या खून की आपूर्ति में रुकावट होती है तो किडनी डैमेज हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रायापिज्म की। इसमें क्या होता है कि पुरुषों का लिंग बहुत अत्यधिक समय तक के लिए स्तंभन बना रहता है, और वो भी यौन उत्तेजना के बिना। इसके कारण से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी हो सकती है। चौथा, हम जानते हैं कि सिकल सेल अनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी होती है एवं इसमें हमारे शरीर में इम्यूनिटी की भी कमी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसके कारण से सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से उनको बार बार बुखार आता है। पांचवा, अगर सिकल सेल अनीमिया का पेशेंट एक वायरस से ग्रसित होता है, जिसे हम बोलते हैं पर्वोवायरस B19, तो उस समय उस पेशेंट को या उस सिकल सेल से ग्रसित इंसान को एप्लास्टिक क्राइसिस होने की संभावना होती है। एप्लास्टिक क्राइसिस में क्या होता है, शरीर में जो बोन मैरो होता है, जिसे हम अस्थि मज्जा के नाम से भी जानते हैं, वह लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें बनाना कम कर देता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में अत्यधिक हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और यह भी एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। छठवां, स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन। स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब यह होता है कि जब सिकल सेल अनीमिया में हसिया आकार की जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वह स्प्लीन या तिल्ली की खून की नलियों को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण से ज़्यादा से ज़्यादा जो खून होता है शरीर का वो स्प्लीन में ही, तिल्ली में ही ठहर जाता है। इसके कारण से हो सकता है बीपी कम हो जाए एवं अत्यधिक दर्द हो। यह भी एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि किसी को सिकलिंग की बीमारी है कि नहीं, या फिर हम किन लोगों को सिकलिंग का टेस्ट करवाना चाहिए। सबसे पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि जब भी हम सिकल सेल अनीमिया से संबंधित कोई भी खून की जांच करवाते हैं तो उसके 3 महीने पहले तक आपको कभी भी कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हुआ हो, वरना जो भी टेस्ट के परिणाम आएंगे वो सही नहीं होंगे। किन किन लोगों को सिकल सेल अनीमिया से संबंधित जांचें करवानी चाहिए? सबसे पहले वे लोग जिन्हें सिकल सेल अनीमिया के लक्षण हो। दूसरा, वे लोग जिनके परिवार में सिकल सेल अनीमिया से ग्रसित लोग रहते हैं। तीसरा, वे लोग जो कि मध्य भारत के इलाकों में पाए जाते हैं एवं ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जहाँ मलेरिया सबसे आम है। क्या होता है, मलेरिया जहाँ सबसे आम पाया जाता है वहाँ यह देखा गया है कि उस जगह पर सिकल सेल के जो कैरियर्स होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर ने अपने आप को अडेप्ट किया है मलेरिया से बचाव के लिए एक जेनेटिक म्यूटेशन, जिसके कारण से मलेरिया से बचाव तो हो जाता है, पर सिकल सेल अनीमिया के केसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं। सबसे पहला आमतौर पर जो टेस्ट होता है वह एक खून की जांच होती है, जिसे हम सिकल सेल सोल्यूबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। यह जांच खून के माध्यम से होती है और आसपास किसी भी पैथोलॉजी लैब से करवाई जा सकती है। यह टेस्ट से बस हमको ये पता लगता है कि आपके शरीर में सिकल सेल्स हैं कि नहीं हैं, पर इससे हमको यह पता नहीं लगता है कि आप सिकल सेल कैरियर हो या आपको सिकल सेल की बीमारी है। जो एक डेफिनेटिव टेस्ट होता है उसका नाम है
हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे हम HPLC के नाम से जानते हैं। HPLC टेस्ट भी खून के माध्यम से ही होता है और ये किसी भी पैथोलॉजी लैब में ईजिली अवेलेबल होता है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि क्या आप कैरियर हैं या आपको सिकल सेल की बीमारी है। आइए अब हम बात करते हैं कि हम सिकल सेल अनीमिया की बीमारी से कैसे बच सकते हैं। ये एक आसान सा तरीका होता है। जिस प्रकार शादी से पहले आप लोग कुंडलियाँ मिलवाते हैं, परिवार देखते हैं, उसी प्रकार एक साधारण से ब्लड टेस्ट के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि लड़के या लड़की को सिकल सेल की बीमारी तो नहीं या फिर वो सिकल सेल कैरियर तो नहीं। ये टेस्ट का नाम है HPLC, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेस्ट को करवा करके हम ये तय कर सकते हैं कि अगर आपको सिकल सेल की बीमारी है या सिकल सेल आप कैरियर हैं, तो आपका पार्टनर ना तो सिकल सेल कैरियर हो और ना ही उसे सिकल सेल की बीमारी हो, जिससे कि इस सिकलिंग के चक्रव्यूह को परिवार में तोड़ा जा सके। अगर किसी कारणवश आपको किसी ऐसे इंसान से प्यार हो जाता है या आपको किसी ऐसे इंसान से शादी करने की इच्छा है या आपको किसी ऐसे इंसान से जीवन आगे व्यापन करने की इच्छा है जो कि स्वयं एक सिकल सेल कैरियर हो और आप भी एक सिकल सेल कैरियर हैं, तो इसके लिए कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रेगनेंसी के समय में ये पता कर सकते हैं कि जो आप गर्भ धारण किए हुए हैं वो सिकल सेल की बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। प्रेगनेंसी में 9 से 12 हफ्तों में हम CVS मतलब कि कोरियोनिक वेनस सैम्पलिंग के माध्यम से ये पता कर सकते हैं। एवं अगर प्रेगनेंसी 13 से 19 हफ्ते की हो चुकी है तो हम एमनियोसिंथेसिस के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि जो आपने गर्भ धारण किया हुआ है उसे सिकल सेल की बीमारी तो नहीं है। अगर आप IVF करवाते हैं तो उस समय एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है PGD टेस्ट, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो आप गर्भ धारण करने वाले हैं क्या वो सिकल सेल डिजीज से ग्रसित तो नहीं है, और हम आगे तय कर सकते हैं कि हमको IVF में उस गर्भ को अपने शरीर में लेना है कि नहीं लेना है। आइए अब हम बात करते हैं कि सिकल सेल अनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए इलाज के कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। आज के समय में कई दवाइयाँ ऐसी हैं एवं कई तरीके ऐसे हैं जिससे सिकल सेल अनीमिया की बीमारी होने पर भी आप कम से कम परेशानियों के साथ में एक लंबा समय व्यापन कर सकते हैं। जैसे कि पहला, विटामिन B12, फोलिक एसिड, और अगर आयरन की कमी है तो आयरन सप्लीमेंट्स। ये सब चीज़ें लाल रक्त कोशिकाएं एवं हीमोग्लोबिन के बनने में मदद करती हैं। दूसरा, हाइड्रोक्सी यूरिया। यह एक दवाई है जिसे हम रामबाण बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट्स के लिए। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करता है? यह लाल रक्त कोशिकाओं में फीटल हीमोग्लोबिन, जिसको हम बोलते हैं HbF, उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि ऑक्सीजन को कैरी करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तीसरा, अगर अत्यधिक हीमोग्लोबिन में कमी है, बहुत ज़्यादा ही हीमोग्लोबिन में कमी है, तभी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी PRBC, जिसको हम पैक्ड रेड सेल बोलते हैं, उसका ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए। एवं जब भी हम ब्लड सेंटर से PRBC की मांग करते हैं तो सिकल सेल अनीमिया पेशेंट्स में एक्सटेंडेड क्रॉस मैच PRBC का ट्रांसफ्यूजन ही होना चाहिए। चौथा, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होता है सिकल सेल अनीमिया का, उसे हम बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की मदद से इस बीमारी को हम एक हद तक ही जड़ से ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तकलीफ ये होती है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। पांचवा, जीन थेरेपी। सिकल सेल अनीमिया में जीन थेरेपी अभी प्रारंभिक टेस्टिंग स्टेज में है। अगर जीन थेरेपी में एडवांसेस होते हैं तो वह सिकल सेल अनीमिया पेशेंट्स के लिए एक वरदान साबित होगी।
अगर आप सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं और आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार आ रहा है, चलने में तकलीफ़ हो रही है, छाती में बहुत दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो आपको तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए या फिर निजी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स को कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए एवं समय पर अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, यह देखा गया है कि डिहाइड्रेटेड स्टेट जब होता है, यानी पानी की जब कमी होती है, तब लाल रक्त कोशिकाएं आपस में चिपक सकती हैं। इसलिए सिकल सेल एनीमिया के मरीज़ों को समय समय पर पानी पीना चाहिए और हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, लगभग 3 से 4 लीटर रोज़ाना। तीसरा, हम सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स को वैक्सीनेशन या लसीकरण या टीकाकरण के लिए बोलते हैं। कुछ वैक्सीनेशन ऐसे होते हैं जो सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स में लगाना ज़रूरी होता है, जिससे उन्हें इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। इसलिए समय समय पर अपने चिकित्सक से सलाह लें एवं अपना टीकाकरण पूर्ण रखें। चौथा, दुख, दर्द, स्ट्रेस, इससे आपको दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे समय में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। पांचवा, अत्यधिक ठंड एवं ठंडे पानी से बचना पड़ेगा। ऐसी जगहों से बचना पड़ेगा जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे कि पहाड़ों पर एवं पानी के अंदर। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, कई तकनीक हैं जिससे हम सिकल सेल एनीमिया से बच सकते हैं। लेकिन सबसे सही तरीका यही होता है कि अगर आप सिकल सेल के कैरियर हैं या फिर आपको सिकल सेल की बीमारी है, तो दूसरे सिकल सेल कैरियर या सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित इंसान से शादी ना करें। आज हमने बात करी सिकल सेल एनीमिया की बीमारी के बारे में, और वो भी विस्तारपूर्वक। नमस्कार।